हेलो बच्चों स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसमें बात करेंगे कोशिका यानी सेल के बारे में। यदि आप मैथ साइंस से रीट या एचटेट या कोई भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खास है। कोशिका का पूरा चैप्टर आपको 30 मिनट से भी पहले कंप्लीट करवा दूंगा और इसको पढ़ने के बाद आपको कोशिका का और कोई चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की परिभाषा, कोशिका की खोज, कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका का निर्माण, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो वीडियो को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो बच्चों आज हम बताने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका यानी सेल। तो सिंपली कोशिका क्या होती है? तो कोशिका क्या होती है? तो सभी जीवों की सूक्ष्म इकाइयों के बनी होती है। जो कोशिका होती है सभी जीवों की सूक्ष्म इकाइयों की बनी होती है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। ये कोशिका की परिभाषा है। यदि परिभाषा है कोशिका किसे कहते हैं तो सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका के आकार, आकृति, संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उसने कोशिका को कारक की पतली काट में अनघड़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। किसकी सहायता से देखा था? अनघड़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी। और एंटोनी ल्यूवेनहॉक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। सबसे पहले क्या हुआ? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता कब लगाया था? 1674 में। और कोशिका के निर्माण के बारे में बताते हैं। अब बताएंगे कोशिका के निर्माण के बारे में। तो ऊपर तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोटोप्लाज्मा के विभिन्न संगठन। प्रोटोप्लाज्मा के विभिन्न संगठन जल, आयन, नमक व इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। यदि प्रश्न आ जाए कोशिका का निर्माण क्या कौन कौन करते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि से कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका के सिद्धांत। अब कोशिका के सिद्धांत के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वान ने किया था, जिसके अनुसार उनका मानना था कि सभी पौधे जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीव की मूल इकाई हो तो पता है कि कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और इन्होंने कहा था कि ये मूल इकाई भी है। सभी कोशिकाएं पूर्ण नियमित कोशिकाओं से पैदा होती है। सभी कोशिकाएं क्या होती है? पूर्ण नियमित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। जीव के प्रकार। कोश के आधार पर जीवों के दो प्रकार होते हैं, एक कोश के जीव और दूसरा होता है बहुकोश के जीव। ठीक है। तो वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं वो स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, उन्हें कहते हैं एक कोश के जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु के नाम से भी जानते हैं आदि। अब बात करते हैं बहुकोश के जीव के बारे में। वे जीव जिनकी अनेक कोशिकाएं सम्मिलित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों के निर्माण करते हैं वो होते हैं बहुकोश के जीव। अभी बहुकोश के जीव कौन कौन से होते हैं? तो बहुकोश के जैसे फंजाई, पादप, मनुष्य व अन्य जीव आदि। अब कोशिका के प्रकार। ठीक है, ये कोशिका के प्रकार थे, एक कोश के जीव, बहुकोश के जीव, कोशिका को भागों में बांटा गया है। अब कोशिका के प्रकार तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? आकार में सबसे छोटी कोशिका होती है जिसकी हाइट सबसे छोटी होती है 1 से 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। यहाँ पे mm दे नहीं रखा तो माइक्रोमीटर होती है। और कोशिका की केंद्रीय भाग होता है न्यूक्लियड, जिसे न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। जो कोशिका का केंद्रीय भाग होता है वो न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। और इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। सबसे मेन पॉइंट होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है। झिल्ली के द्वारा गिरे हुए अंगन अनुपस्थित होते हैं। कोश का विभाजन विखंडन व कोश का विभाजन द्वारा हमेशा एक कोश के जीवाणु में ये चीज़ आपको मिलेगी, कोश का विभाजन और कोश का विभाजन विखंडन।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछने के लिए आ जाता है, तो इसमें आपको सिंपली याद रखना है ये किस में आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब यहाँ पे बात करते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका यहाँ देख सकते हो, इसमें आकार में सबसे बड़ी होती है, इसकी लंबाई होती है 5 से 100 mm माइक्रोमीटर, मतलब 5 से 100 mm माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से द्वारा घिरा होता है, उसमें न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं घिरा होता है, न्यूक्लियर झिल्ली से इसमें होता है। उसमें केंद्रक होता है, वो नहीं होता है, मतलब अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक होता है। और झिल्ली द्वारा घिरे गए अंगन उपस्थित कोशिका विभाजन माइटोटोटिस, उसमें विभाजन होता है, इसमें मियोथिसिस, इसको आप क्या कह सकते हैं, माइटोटोटिस भी कह सकते हैं और मियोथिसिस भी कह सकते हो। तो यहाँ पे कोशिका के प्रकार भी हो गए हैं। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक व बहुकोशिकीय जीव। अब बात करें जीवों के बारे में, तो एक बहुकोशिकीय जीव। कोशिका के आकार, अब बात करें आकार के बारे में, कोशिकाओं की विभिन्न आकार व आकृतियाँ होती है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती है, सामान्यतः ज़्यादातर अंडाकार कोशिकाएं आपको मिलेगी। वे लंबाकार, स्तंभाकार, डिस्क के आकार की भी होती है। कोशिका का आकार वह उनके कार्य पर निर्भर करता है, कि उसका आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। विभिन्न जीवों की कोशिका विभिन्न आकार और प्रकार की होती है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शियों मतलब सूक्ष्मदर्शियों द्वारा ही देखी जा सकती है, क्योंकि जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से भी देखी जा सकती है। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी होती है, कुछ कोशिका हम आंखों से भी देख सकते हैं। इनका आकार 0.2 mm से 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है, मतलब 0.2 mm से इनकी कोशिकाओं की लंबाई क्या होती है, 18 सेंटीमीटर तक। एक कोशिका जीव किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से लेकर 120 mm होता है, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जिसकी कोशिका 15 सेंटीमीटर लंबी और 13 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जो 0.18 डिग्री मतलब इसकी बताई गई है लंबाई, माइक्रो मान सकते हो। तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, 1 मीटर तक। सबसे लंबी कोशिका होता है लंबाई में, तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी होती है। सांद्रता के अनुसार विलियम के प्रकार, अब बता दें सांद्रता के अनुसार विलियम के प्रकार बताएंगे आपको। सांद्रता के अनुसार विलियम के प्रकार, समप्रासरी विलियन, जब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता समान है तो वह समप्रासरी विलियन होता है। और अति प्रासरण दाबी क्या होता है, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव्य की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है, जिसे हम कोशिका सिकुड़ जाती है। अल्पप्रासरण दाबी विलयन, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अतः प्रासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी वह फट जाएगी। अब बात करें जीव द्रव्य संकुचन क्या होता है। पादप कोशिकाओं में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लेज्मा, झिल्ली सहित अनेक आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे हम जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। अब कोशिका के भाग के बारे में बात करेंगे। तो कोशिका के भाग के बारे में यदि बात करेंगे तो कोशिका के भाग, सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका अंगन कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती है। सामान्यतः कोशिकाओं के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, प्लाज्मा, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस केंद्रक होता है, और साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य होता है। अब कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कोशिका झिल्ली की प्लाज्मा झिल्ली या प्लेज्मेलेमा कहते हैं। इसको 3 नाम दे रखे, कोशिका झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली या प्लेज्मा। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर बाहर के कुछ भागों को अंदर या बाहर आने देती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो कोशिका को अंदर या बाहर से के कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर आने देती है। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के द्रव्य भाग से अलग करती है। दूसरा भाग क्या है कि प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव्य से अलग करती है। यह कोशिका को दूसरी कोशिका से द्रव्य से, और यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जैसे यह प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। सिंगर व नाइक्लोसन व फ्लूइड ममोसिक मॉडल के अनुसार यह लिपिड प्रोटीन से बनी परत है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की 2 परत के बीच में सैंडविच की तरह धसी होती है, जो 75A
डिग्री मोटी होती है। यह लचीली होती है जो कि मोटी तोड़ी व दोबारा जोड़ी जा सकती है। अब बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका के अंदर बाहर अणुओं को आने जाने देती है और यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं के आदान प्रदान दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विसरण होता है, दूसरा होता है प्रासरण। विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता से समान कर देता है। दोनों पदार्थों की सांद्रता को क्या कर देता है? समान कर देता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र है। क्या है ये? स्वतंत्र है। अब नीचे यहाँ पे बात करेंगे प्रासरण की। प्रासरण वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा जल के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। यह वो दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। केवल द्रवीय माध्यम से संभव है। कोशिका भित्ति यह पदार्थ कोशिका की सबसे भारी झिल्ली व जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली। यह सख्त, मजबूत, मोटी, संदर्भ अजीवित संरचना व सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मा मोड्रेसमेट से संपर्क में रहती है और कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन से बनी होती है। कोशिका भित्ति के कार्य: कोशिकाओं को संरचना प्रदान करना, कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना। यह संदर्भ होती है, विभिन्न अणुओं को आर पार जाने में देती है। इसमें मरम्मत करने में पूर्ण जनन की क्षमता होती है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ बात करेंगे, इसमें सांद्रता होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत व करने में पूर्ण जनन की क्षमता होती है। अब बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह कोशिका का केंद्रक हेड क्वार्टर ऑफ सेल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का केंद्र। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लेना, ये आ सकता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं को स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्र होता है। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली कोशिका का केंद्र झिल्ली होती है और केंद्रक द्रव्य में केंद्रिकाएं व क्रोमेटिक धागे होते हैं। क्रोमोसोम में क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जीन की। तो यहाँ बात करें जीन की, तो डीएनए के बुनियादी व कार्यक्षम घटक को जीन कहते हैं। केंद्र के कार्य: अब केंद्र के कार्य क्या होते हैं? यह कोशिका के सभी उपाच्य क्रियाओं का नियंत्रण करता है और आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का भी काम करता है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिकाएं अंगन पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ जिसमें जैविक व कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसके दो भाग होते हैं। पहला सिटोल जलीय द्रव्य जिसमें विभिन्न प्रोटीन होते हैं, जिसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1% अन्य अवयव होते हैं। कोशिका अंगन: विभिन्न प्रकार के अंगन जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। एक कोशिका अंगन एक झिल्ली, दो कोशिका झिल्ली व बिना झिल्लियों के होते हैं, जैसे एक प्लाज्मा झिल्ली वोल अंकन, अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, गालिजिकाई वृत्तिका। दोहरी झिल्ली वाले अंकन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। लवक, इसके पास अपनी खुद का डीएनए भी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दोहरी झिल्ली वाले अंगन कौन से होते हैं? अंगक। अंतर्द्रव्यी मैं दिखा देता हूँ, ये दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लवक, इसके आसपास का खुद का डीएनए भी होता है। अब बिना झिल्ली वाले अंगक राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूबुलस। ठीक है। अब बात करते हैं गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण क्या होता है? ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी होती है। इसका आविष्कार खोज कैमलियो गोल्जी ने किया था। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी, जिसे आरबीसी कहते हैं, स्लीव सेल्स में अनुपस्थित होती है। गाल्जी कार्य का कार्य: गाल्जी कार्य का कार्य क्या है? यह लिपिड बनाने में सहायता करता है। यह मध्य लेमिना बनाने का कार्य करता है और यह स्वभाव में स्थिरायित होता है जो मेलिन श्लेषण में कार्य सहायता करता है।
तो इस प्रकार हमने यहाँ पे गाल्जिकाय उपकरण के बारे में आपको बता दिया है। अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित लिपिड का संग्रह गाल्जिकाय में किया जाता है और कोशिका के अंदर बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। पुट्टिका में पदार्थों का संचय व रूपांतरण बंद होता है। वैसे आप स्क्रीनशॉट मार के भी इसको याद कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, 1-2 बार करोगे तो याद हो जाएगा। गाल्जिकाय के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है और ये कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? यह एक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, सभी यूकैरियोटिक्स में उपस्थित होते हैं। भारी परत चिकनी व छिद्रित होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, अतः परत बहुत ही वलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था? इस चीज़ को याद करना है। सर्वप्रथम 1880 में कोलियर ने देखा था और इसमें अपने खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है। इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं? इसका मुख्य कार्य ऊर्जा निर्माण व एटीपी के रूप में संचित करना। यह क्रेब्स चक्र व कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। राइबोसोम, यह अत्यंत छोटे गोले कण जो जीवद्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं व अंतर्द्रव्यी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके जाते हैं। ये आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम के कार्य, राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य है। सभी संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका, अभी अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होती है? यह झिल्ली युक्त नालिका व सीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज पोर्टर, कलिक्वेड व फुलमोन ने की थी। झिल्ली जीवांत जनन ईआर के द्वारा निर्मित प्रोटीन व्यवस्था का निर्माण कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी इथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। अंतर्द्रव्यी कोशिका जालिका के प्रकार, अंतर्द्रव्यी जालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक खुरदरी अंतर्जालिका और एक चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होती है? यह स्ट्रेनिन नलिकाओं का बना होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के सहायक होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होती है? ये झिल्ली व नलिकाओं में बना होता है। यह वसा और लिपिडों बनाने में मदद करता है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम अनुपस्थित रहता है। राइबोसोम क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है। किसमें? राइबोसोम चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में। कोशिका द्रव्य के भागों व केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका सुविधाएं प्रदान करता है। यकृत कोशिकाओं में विष व देवी का निराविषीकरण होता है। दवा का निराविषीकरण होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य क्या होते हैं फिर आपको बताएंगे। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, जो जालिका का अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य क्या होते हैं? यह केवल एक अंकन है जो कि कोशिका के अंदर व केंद्र के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नालिका सुविधा प्रदान करता है। यह अंकनों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के स्थान उपलब्ध कराता है। यह वसा प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। सेल व यकृत की कोशिकाओं में विष व दवा का निराशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी। ये पादप केवल एल्जिगी मतलब काई, जिसे हम काई कहते हैं, कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंकन जिसके आंतरिक संगठन में झिल्लिया की 2 परत होती है और जो एक परत पदार्थ के अंदर धसी होती है। इस पदार्थ का स्ट्रोम कहते हैं। ये पदार्थ विभिन्न आकार व आकृति के कपनुमा, फिताकार व मेखलाकार आदि के होते हैं। लवण में अपना डीएनए व राइबोसोम होते हैं। लवक के प्रकार, लवक के 3 प्रकार होते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णिक लवक और हरित लवक। अवर्णिक लवक में क्या होता है? अवर्णीय लवक में ल्यूकोप्लास्ट जो सफ़ेद होता है तने जड़ों में होता है। दूसरे वर्णिक लवक में क्रोमोप्लास्ट जो लाल, भूरे व अन्य कलर का होता है, जो आपको जड़ तना पत्तियों में मिलता है। और एक हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट जो आपको पत्तियों में मिलता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं ना, क्लोरोफिल जो पत्तों में मिलता है वो हरित लवक होता है।
अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब बात करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाशलेशन क्रिया में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाशलेशन के द्वारा भोजन बनाते हैं और इन्हें हमें कोशिका की रसोईघर भी कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक, ये रंगहीन लवक होते हैं। ये पौधे की जड़ भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक होते हैं जो हरे रंग के छोड़कर सभी प्रकार के रंग पाए जाते हैं इसमें, और ये पौधे के रंगीन भाग पुष्प, फूल, भित्ति व बीज आदि में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली व अन्य झिल्ली के बारे में बताते हैं। तो कोशिका झिल्ली, अन्य झिल्ली, तो भारी झिल्ली व अंत झिल्ली। तो हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, इन झिल्लियों को क्रम से हम बाह्य झिल्ली व अंत झिल्ली कहते हैं। अब बात करते हैं पीठिका। अंत झिल्ली से गिरे हुए भीतर को पीठिका स्टोमा कहते हैं, और थाइलेकोइड स्टोमा में जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे हम थाइलेकोइड कहते हैं, जिसे हम ग्रेमा भी कहते हैं। तसरी नुमा थाइकोलेडा सिक्के के चट्टे रूप में व्यवस्थित हो रहते हैं जिसे हम ग्रेना कहते हैं, और इसमें क्लोरोफिल होता है। इनमें प्रकाशलेशन क्रिया भी होती है। जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहाँ पे प्रकाशलेशन क्रिया भी आपको मिल जाती है। तो प्रकाश रिक्तियाँ, अब बात करते हैं रिक्तियों की। इन कोशिका द्रव्यों में झिल्लियाँ द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचना होती है जिन्हें हम रिक्तियाँ या रसगानी कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तियाँ छोटी हो, लेकिन पादप कोशिका में ये बड़ी मिलती है। बड़ी रिक्तिकाएँ पादप कोशिका का 90% हिस्सा तक घेर लेती हैं। रिक्तियों की झिल्लियों का रिक्तियों की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तियों के कार्य, अब रिक्तिका का कार्य क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये कोशिका के अंदर प्रासरण द्रव्य का नियंत्रण, पादप कोशिका में अपशिष्ट उपचय पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। अब यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं लाइबोसोम। तो लाइबोसोम क्या होता है? गाल्जी का उपकरण की एक पुटिका में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं और ये एकल झिल्ली युक्त पुटिका लाइबोसोम कहलाती है। इनका कोई निश्चित आकृति व आकार नहीं होता। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में और कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिका को साफ रखना है। आत्मघाती थैली, उपाचय प्रतिक्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइबोसोम की पुटिकाएं फट जाती है और एंजाइम स्रावित हो जाते हैं जिसको अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इनका लाइबोसोम की कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका जिसे कहते हैं प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट होता है। रिक्तियाँ होती है, द्रव पदार्थों का अवशोषण करती है। कौन सी? पादप कोशिका। अब आगे पढ़ने वाले हम जंतु कोशिका के बारे में भी। प्रकाशलेशन का द्वारा भोजन का निर्माण कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जिस ये किसका हो गया? कौन सी? पादप कोशिका। अब बात करते हैं जंतु कोशिका की। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, रिक्तिका नहीं होती है, अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं होता है, प्रकाशलेशन भी नहीं होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति भी नहीं होती है और लाइबोसोम पाए जाते हैं। उसमें लाइबोसोम नहीं होती बल्कि इसमें लाइबोसोम पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि हमने जो आज है कोशिका जिसे हम सेल कहते हैं, इसका जो शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। लगभग आपको आधा घंटा भी नहीं लगा होगा और आपने ये पूरा कोशिका का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो जैसे कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं आपको नेक्स्ट एक कोशिका का चैप्टर और लेके आऊँगा, उससे भी शॉर्टकट लेके आऊँगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट में आपको इसको और शॉर्ट मतलब आपको इसमें जैसे आप रीट में हो, स्टेट में हो या सीटेट में हो तो आपको साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बताइए नेक्स्ट चैप्टर किसके ऊपर लेकर आऊँ, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसमें कोई भी इशू है तो उस पर कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन हम जरूर करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने जितना देखा था वो सारा मैंने आपको बता दिया है। कहीं भी दिक्कत तो आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हो, अपना नोट भी बना सकते हो। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।